नमस्कार। आज का ये वीडियो खास तौर पे उन बच्चों के लिए है जिन्होंने इस साल ही 12th का पेपर दिया है और साथ में जेई का पेपर भी दिया है। बहुत से गार्जियंस के दिमाग में इस समय कन्फ्यूज़न रहता है कि बच्चे का अगर जेई में इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया है तो क्या करना है। तो मैं दो खास विषयों को लेकर के आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। पहली चीज़, ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जो कि 12th के साथ ही IIT जेई का एग्ज़ाम निकाल ले जाते हैं, यानी कि उन्हें ड्रॉप ईयर के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो पहला विषय ये, यानी कि हमें पहले से क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, किस दिशा में चलना चाहिए, ऐसा क्या मेन आपको काम करना चाहिए जिससे कि आपको ड्रॉप ईयर के बारे में चिंता ही ना करना पड़े। दूसरी बात ये आती है कि अगर 12th के साथ बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है, हम कैसे ये जज करें, कैसे ये तय करें कि हमें बच्चों को आगे के लिए बढ़ाना चाहिए कि भाई एक ड्रॉप ईयर लो या ना लो, ये कैसे तय किया जाए। ये बड़ा ही कन्फ्यूज़न का विषय होता है और कई बार लोग सही गाइडेंस ना होने की वजह से गलत निर्णय भी ले लेते हैं। तो आज इस बड़े विषय के ऊपर मैं चर्चा करने के लिए बैठा हूँ। तो मैंने जैसा बताया आपको कि दो विषय लेने हैं, तो मैं पहले विषय पे आता हूँ कि ऐसे कौन से बच्चे होते हैं या वो कौन सा ऐसा रास्ता चूज़ करते हैं कि उनको जो है ड्रॉप ईयर के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती है। देखिए, ऐसा है, चाहे आप 12th के साथ निकालें या आप 12th के बाद निकालें, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको तैयारी के लिए एक सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है, पहले तो मैं वो प्रोसीजर क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, मैं थोड़ा उस पर बात करता हूँ। फिर ये किस साल में आप निकाल पाएंगे, कब ऐसा हो पाएगा, वो बात की बात है। तो पहले तो देखिए, ऐसा है कि अगर आपको IIT जेई निकालना है, उसके लिए कुछ ग्राउंड वर्क की ज़रूरत होती है। ग्राउंड वर्क क्या होता है, जरा उस पर बात करते हैं। पहली चीज, बच्चे को चाहिए कि 9th और 10th में फाउंडेशन वर्क वो अच्छे से करे। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ आपको 11th या 12th में पढ़ाया जाता है, जो कि आगे IIT जेई में पूछा जाता है, IIT जेई के सिलेबस में होता है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन वर्क जो होता है वो 9th और 10th में कर दिया जाता है। खास तौर पे मैं कहूँगा कि ICSE बोर्ड में, CBSE बोर्ड में सिलेबस बहुत कम होता है, तो कुछ पोर्शन आ पाता है, कुछ पोर्शन नहीं आ पाता है। लेकिन अगर ICSE बोर्ड से बच्चा है तो उसमें अगर देखा जाए तो 9th और 10th में ही वो सारा सिलेबस का बेसिक इंट्रोडक्शन वर्क आ जाता है, जो कि 11th और 12th में पढ़ाया जाता है, और वही आगे IIT जेई या इवन नीट के सिलेबस में होता है। तो इसलिए 9th से ही बच्चे को अपने फाउंडेशन पे ठीक से काम करना चाहिए। अब जब मैं ये कहता हूं कि ठीक से काम करना चाहिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बेसिक डेफिनेशंस आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री में पढ़ाई जा रही हैं, उसको अच्छे से समझिए। दूसरी चीज, मैथ के ऊपर खूब अच्छे से काम करिए। जिसकी मैथ 9th और 10th में कमजोर होगी, उसको आगे हमेशा दिक्कत होगी, चाहे वो मैथ स्ट्रीम में जाए और चाहे वो आगे बायो स्ट्रीम में जाए। दोनों ही प्रकार के बच्चों को दिक्कत होती है यदि उनका 9th 10th लेवल पे मैथ कमजोर है। तो इसलिए मैथ पे खूब अच्छे से काम करिए। आपके स्कूल में जो किताब चलती हो, मान लीजिए ML अग्रवाल चलती है, वो लगाइए। अगर दूसरे की स्कूल में कोई हो सकता है सेलिना चलती हो, तो सेलिना भी लगा लीजिए। मतलब मैथ ही कम से कम 2-3 किताबें आपको अपने 10th लेवल तक ही लगा डालना चाहिए। हाँ, और उसके लिए अच्छे टीचर्स जो है, गार्जियंस को चाहिए कि अच्छे टीचर्स अवेलेबल कराएं। अच्छे टीचर्स से मतलब ये होता है कि जिनको सब्जेक्ट में एक्सपीरियंस हो, डेप्थ तक नॉलेज हो। बच्चा अगर कोई सवाल लेके जा रहा है तो बच्चे के सवाल को डक ना करें, बल्कि उसके सवाल को एनकरेज करें कि और सवाल लेके आए, वो और सवाल पूछे। तो ऐसे टीचर्स आपको सर्च करने चाहिए, ऐसे टीचर्स के साथ बच्चों को जोड़ना चाहिए। ठीक, दूसरी चीज़ ये, तो एक तो पहली चीज़ ये हो गई कि फाउंडेशन वर्क स्ट्रांग होना चाहिए 9th 10th में ही। इसके बाद जो बच्चे जेई 12th के साथ निकालते हैं, अब मैं उनकी खास बात बता रहा हूं आपको। होता यह है कि कुछ ग्राउंड वर्क की आवश्यकता होती है 11th और 12th में। नो, व्हाट इज दिस ग्राउंड वर्क? पहले फाउंडेशन वर्क मैंने बताया आपको, दूसरा इज द ग्राउंड वर्क। ग्राउंड वर्क का मतलब होता है कि जब आप सिलेबस को देखते हैं, जो कुछ भी सिलेबस है, चाहे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, अभी मैं IIT जेई को फोकस कर रहा हूं, अभी नीट पे बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का जो कुछ भी सिलेबस देखते हैं, वो सारे सिलेबस को पहले डिटेल में किसी अच्छी किताब से किया जाना चाहिए। जब मैं कह रहा हूं अच्छी किताब, तो जो नेशनल लेवल पे अच्छी किताबें चल रही, जैसे हम लोग के समय हम लोग इरोडो, हेलिडे रेस्नेक या HC वर्मा लगाया करते थे। आज के दिन में मैं समझता हूं कि सिंगेज पब्लिकेशन की किताबें अच्छी हैं। आप सिंगेज पब्लिकेशन में फिजिक्स में जैसे BM शर्मा सर की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, 6 किताबों का सेट आता है, आप वो लगाइए। केमिस्ट्री में भी मैं कहूँगा सिंगेज पब्लिकेशन का जो KS वर्मा सर का पूरा सेट है, 6 किताबों का, वो भी सेट आता है, वो आप लगा सकते हैं।
इसके अलावा आप एच.सी. वर्मा सर की जो किताब है उसको भी फिजिक्स के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें फिजिक्स में काफ़ी अच्छे सवाल दिए हैं। थ्योरी अच्छी नहीं है, एच.सी. वर्मा सर की किताब में थ्योरी अच्छी नहीं है, उसमें थ्योरी के लिए ना जाइए। थ्योरी आपको पढ़नी है तो आप बी.एम. शर्मा सर की किताब से आप पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन एच.सी. वर्मा सर की किताब में वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत अच्छी दी हैं, तो इसलिए उसको कवर करना चाहिए। लेकिन वो बहुत पुरानी किताब हो चुकी है, इसलिए दैट इज़ नॉट सफिशियंट, है ना। क्योंकि हम लोग भी मतलब मैं 95 96 की बात कर रहा हूँ, उस जमाने में भी हम लोग एच.सी. वर्मा लगाते थे, और एच.सी. वर्मा सर ने तब से लेके आज तक में कोई भी उसमें अपडेशन किया ही नहीं है। तो इसलिए जो समय के साथ अलग अलग प्रकार की, है ना, बहुत वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आज IIT JEE में आता है, तो जितने प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उतने प्रकार के क्वेश्चंस को एच.सी. वर्मा सर की किताब में कवर नहीं किया जाता है, और इसलिए जरूरी है कि कोई हम एक एक्स्ट्रा बुक लगाएं। और वो जो मैं रिकमेंड करता हूँ, सिंगेज पब्लिकेशन की किताब बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़, कुछ लोग करते हैं कि क्या भाई कोई हमने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली, ब्रांडेड कोचिंग, वो चाहे आकाश हो, चाहे फिट JEE हो, या जो भी जितने भी आप ब्रांडेड नाम जानते हैं, एलन वेलन जितने भी हैं, कि उनका स्टडी मटेरियल उठा लिया, उसके स्टडी मटेरियल को लगा रहे हैं। मैं इसको एकदम ही या मार्केट से कहीं से परचेज कर लाया, और या किसी सीनियर से ले लिया स्टडी मटेरियल और उसको लेके लगा रहे हैं, भैया मैं इसको कतई रिकमेंड नहीं करता हूँ। आपको चाहिए कि जो नेशनल लेवल पे बेस्ट बुक्स आ रही हैं, आप किताबों को अपना दोस्त बनाइए और किताबों से दोस्ती करिए, अच्छी किताबें लेके आइए, और जो नेशनल लेवल पे अच्छी किताबें हैं, जैसे मैंने 2-3 आपको बताई, उनको आप लगाइए। और एक और काम, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आज IIT JEE दे रहे हैं या कल को आप कोई और एग्जाम दें, या कोई बच्चा अगर ये वीडियो सुन रहा है, मान लीजिए वो IAS की तैयारी कर रहा है, वो नीट की तैयारी कर रहा है, वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आपको जो आपके सब्जेक्ट की बेस्ट बुक्स हैं उनको आपको एनसर्किल कर लेना चाहिए, और उस दायरे से बाहर जबरदस्ती कूदने की कोशिश मत करिए कि मतलब फिजिक्स के लिए हम बी.एम. शर्मा भी लगाएंगे, हम एच.सी. वर्मा भी लगाएंगे, हम D.C. पांडे भी लगाएंगे, हम फलाना भी लगाएंगे, हम ठिकाने भी लगाएंगे। अब 15 किताबों का जखीरा आपने इकट्ठा कर लिया, और पता चला कि आप एक ही यूनिट को लेके, अब एक यूनिट आपने उठाई, कोई चैप्टर उठाया, फोर्स कांसेप्ट उठाया, आपने उसको 15 किताबों से लगाने की कोशिश की, तो होगा क्या कि आप सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। आपने एक बार चूज कर लिया कि हमें किस सेट ऑफ बुक्स को लगाना है, और उसी सेट ऑफ बुक्स पे पूरा विश्वास रखिए, उसी को लगाइए। भटकने की जरूरत नहीं है। जब तक आप एक दायरा नहीं खींचेंगे तब तक आप अपने सिलेबस को टाइम से उसके साथ न्याय कर ही नहीं पाएंगे। तो टाइम से सिलेबस भी खत्म करना है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि प्रोसीजर क्या होगा। तो प्रोसीजर, पहले तो आपको सही बुक्स का एक सेट चूज करना है, जैसे मैंने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बताया। इसी तरीके से मैथ के टीचर से आप पूछिए, भाई मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो उसके बारे में आपको बता रहा हूं, मैथ के टीचर से पूछिए कौन सी किताब लगानी चाहिए, और वो किताबें सेट ले लेने के बाद उसी को लगाना है। एक बार लगा पाए, अगर समय बचता है तो 2 बार लगा लीजिए, ठीक। और उन किताबों को, दिस इज द ग्राउंड वर्क, पहले इसको कंप्लीट करिए। और कोशिश ये रखनी चाहिए कि जब आपका फर्स्ट JEE मेंस हो, फर्स्ट JEE मेंस के कम से कम 3 महीने पहले आपका ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी कि उस समय आप 12th में अक्टूबर नवंबर के आसपास होंगे, तो अक्टूबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाए, ताकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कम से कम 3 महीने आप PYQs लगाएं। यानी प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, पिछले 10 साल के पेपर उठाइए, उनको लगाना है। यानी कि 2 काम आपको करने हैं। पहले पूरे सिलेबस को एक अपने द्वारा चूज की गई या किसी सीनियर के द्वारा बताई हुई जो ये किताबें हैं आपने तय कर लिया, उन किताबों को पूरा लगाना है। और इसके बाद फिर आपको क्या करना है, PYQs लगाने हैं। ये 2 स्टेप में काम करना है। जो बच्चा 12th के साथ ये दोनों स्टेप पूरे कर लेता है, वो 12th में ही JEE निकाल लेता है। सिंपल सा प्रोसीजर है कि आपको या तो एकदम फोकस्ड होके 11th से लग जाना है कि जब 11th में आपने फोर्स कंसेप्ट पढ़ा तो उसी समय आपने बी.एम. शर्मा सर की बुक से भी उसको लगा लिया। अगर एच.सी. वर्मा, ज्यादा से ज्यादा एच.सी. वर्मा, यानी 2 किताबें आप लगा सकते हैं, बी.एम. शर्मा लगा लीजिए और एच.सी. वर्मा लगा लीजिए। इसके बियॉन्ड जाने की कतई जरूरत नहीं है। किसी कोचिंग के स्टडी मटेरियल को लेकर के उसके ऊपर फोकस करके उस पर डिपेंड करके आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसी जो मैं बता रहा हूं नेशनल लेवल की बेस्ट बुक्स आ रही हैं उनको लगाइए। कल को इनसे भी अच्छी किताबें आ जाएंगी तो आप उनको लगाइएगा। लेकिन अभी जो मैं समझता हूं वर्तमान में बी.एम. शर्मा सर की बुक बेस्ट है। आप फिजिक्स के लिए उसको लगाइए और केमिस्ट्री के लिए आप के.एस. वर्मा सर की बुक को लगा सकते हैं। अब देखिए एक चीज और साथ में मैं जोड़ देना चाहूंगा कि जैसे एच.सी. वर्मा सर की बुक है तो उनमें सवालों के आंसर में या अगर एग्जाम्पल दिए तो उसके सोल्यूशन में कहीं मैं गलती नहीं पाता हूं। बी.एम. शर्मा वाली किताब में कहीं कहीं कुछ कुछ गलतियां हैं, है ना। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है। इसलिए जरूरी है कि एक अच्छे टीचर के साथ आप टच में हो। और जब मैं अच्छा टीचर कहता हूं तो इसका कतई मतलब नहीं है कि कोई ब्रांडेड कोचिंग का टीचर। देखिए ऐसा है, मैं उस कल्चर को भी एकदम जो है सपोर्ट नहीं करता हूं कि आप ऐसे किसी ब्रांडेड कोचिंग को कि वहां पे नए नए
लड़कों को रख दिया जाता है, ना उनके पास वो अनुभव होता है, ना ही वो खुद रिजल्ट दिए होते हैं। होता क्या है कि उनकी जो कोचिंग है नेशनल लेवल पे बड़ी सी कोचिंग है और बहुत सारा पैसा इकट्ठा है, तो फुल पेज ऐड दे दिया जाता है और नेशनल लेवल पे पता नहीं कहाँ कहाँ पता चला कि 15,000 बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी कोचिंग में, 20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी कोचिंग में, और 20,000 में से 25, 50, 100, 200 रिजल्ट तो आ ही जाएंगे। और जो 100, 200 रिजल्ट आए, पता चला बच्चा सेलेक्ट हुआ है तिरुचिरापल्ली में और उसका प्रचार चल रहा है यहाँ पे कानपुर में और लखनऊ में। तो इसलिए इसको आप ना चूज करके आप ऐसे टीचर्स चूज करिए जो आपके क्षेत्र में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बायोलॉजी, जो अच्छे टीचर्स हैं जो उन सब्जेक्ट्स को डेप्थ तक आपको समझा सकते हो, तो ऐसे टीचर्स को ढूंढिए और उनसे ही जाके ये सब्जेक्ट को सीखिए। सीखना है सब्जेक्ट को, तो उसके लिए जरूरी है कि अनुभवी टीचर चाहिए जो आपको समय भी दे सके, जो आपके साथ मेहनत कर सके, है ना। तो इसलिए ब्रांडेड कोचिंग नहीं, बल्कि आप जो है ऐसे इंडिविजुअल टीचर्स को ढूंढिए, उनसे सब्जेक्ट को समझिए। ठीक, तो जैसा मैंने कहा, अगर आपका फाउंडेशन वर्क कंप्लीट है, अगर आपने जो ग्राउंड वर्क मैंने बताया उसको आपने 12th के पहले ही, यानी 12th बोर्ड के पहले ही आपने इसको कंप्लीट कर लिया है, तो निश्चित रूप से आप 12th के साथ ही अपना IIT JEE का एग्जाम जो है निकाल ले जाएंगे और 12th के साथ ही आपको कोई बढ़िया IIT मिल जाएगी। अब मैं वीडियो के सेकंड पार्ट पे आता हूं। अगर ऐसा नहीं हुआ, 12th के साथ आपका JEE नहीं निकल पाया, तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए अथवा नहीं लेना चाहिए। देखिए, मैं इसका पैरामीटर ये रखता हूं, इसका मतलब पैरामीटर ये रखता हूं कैसे तय किया जाए। तो मेरा सिंपल सा इसमें जो नापने का तरीका होता है, मेजरमेंट का तरीका होता है, वो ये है कि 12th के साथ बच्चे की परफॉर्मेंस JEE में क्या रही है। अगर 12th के साथ बच्चे का JEE में 90 प्लस या थोड़ा बहुत आगे पीछे आता है, मतलब कि अगर 86, 87 भी आ गया या 90 प्लस है तो श्योर शॉट। अगर बच्चे का 90 प्लस परसेंटाइल आ जाती है तो मैं ये मान के चलता हूँ इस बच्चे में क्षमता है, ये बच्चा अगर ड्रॉप लेगा तो ये निश्चित रूप से IIT निकाल सकता है। तो इसलिए उसको ड्रॉप लेना चाहिए। जिनकी 90 प्लस परसेंटाइल है उसमें डाउट नहीं रखना चाहिए। अगर आप डाउट रखते हैं, अच्छा डाउट किस वजह से करते हैं, मैं जो समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पढ़ाते पढ़ाते बहुत साल हो चुके हैं, बच्चों से बातचीत करते करते मैं जो समझ पाया हूँ, 2-3 वजह होती हैं जिसकी वजह से बच्चे ड्रॉप लेने से हिचकते हैं। पहली चीज़, उनको ये लगता है कि उनके साथ के बहुत सारे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लगती है वो ये है, मेरे साथ के यार बताओ इतने बच्चे जो हैं जो कि वो कोई NIT जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कुछ बच्चे IIT भी जा रहे हैं और मेरा IIT में नहीं हुआ, मेरी अच्छा बताओ 93 परसेंटाइल आ गई, लेकिन इसके बावजूद IIT तो नहीं मिल पाएगा। अब जो मिल रहा है कोई IIIT में मिल रहा है या कहीं मिल रहा है, या नहीं तो कुछ नहीं तो प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, मैं जा रहा हूँ। अब ये जो स्टेज होती है बच्चे को इस समय संभालने की जरूरत है। तो पहला कारण मैंने बताया पीयर प्रेशर, यानी आसपास के बच्चों का दबाव देख के कि वो कॉलेज जा रहे हैं तो मुझे भी कॉलेज चले जाना चाहिए, पहला काम तो ये करता है। दूसरी चीज, रिश्तेदारों में क्या कहेंगे हम लोग, बताओ कि बच्चा जो है सेलेक्ट नहीं हुआ, ये घर वालों का दबाव होता है, रिश्तेदारों का दबाव होता है कि बताओ बच्चा कहीं सेलेक्ट नहीं हुआ और घर बैठ के फिर से तैयारी करेगा, ये एक दिमाग में काम करता है। तीसरी चीज जो काम करती है वो ये कि मेरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा। अब मैं ये 1 साल क्यों वेस्ट करूं, अगर मैं पहले जल्दी से बीटेक करने पहुंच जाऊंगा, चलो IIT ना सही मुझे NIT मिल रहा है, NIT ना सही IIIT मिल रहा है, IIIT ना सही कोई महंगा भले प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहा है, हाँ हम वहां चले जाते हैं, हम क्यों ना चले जाएं, हम अपना 1 साल का समय क्यों बर्बाद करें। इन तीनों विषयों पे जरा गंभीरता से विचार करिए। देखिए, हम लोग के समय जो कल्चर था, मतलब मैं 95-96 की बात करूं तो उस समय तो कल्चर ये था 12th के साथ कोई तैयारी ही नहीं करता था, और उसका कारण ये था कि IIT में अटैम्प्ट्स की लिमिट नहीं थी। दूसरी चीज़ जो है कि चूंकि सीटें कम होती थी तो बहुत रिगरस तैयारी करनी होती थी, 2000 के अंदर रैंक नहीं आई तो कुछ मिलता ही नहीं था उस समय, IITs कम थी, सीट्स कम थी। तो इसलिए क्या होता था कि 12th के साथ तो कोई रिस्क नहीं लेने का, है ना। 12th हम लोग आराम से बोर्ड पेपर देते थे, इसके बाद ड्रॉप लेके ही तैयारी करते थे। कोई 1 साल ड्रॉप ले रहा है, कोई 2 साल ड्रॉप ले रहा है, कोई 3-3, 4-4 साल भी ड्रॉप लेते थे। लेकिन यह है कि 1 साल 2 साल तो नॉर्मल बात थी कि उतना तो ड्रॉप 99% बच्चे जो है 1 साल 2 साल ड्रॉप लेते थे, और कतई इस बात की चिंता भी नहीं रखते थे कि मेरा 1 साल लग रहा है, 2 साल लग रहा है, एक्स्ट्रा 12th के बाद लग जा रहा है, क्यों लगाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि ये उस समय का कल्चर था। आज जो है ये हो गया है कि चूंकि IIT में अटैम्प्ट्स की लिमिट हो गई है कि आप 2 ही अटैम्प्ट दे सकते हैं, एक आप 12th के साथ देंगे और एक जस्ट 12th के बाद दे सकते हैं। अब जो 12th के बाद दे सकते वाला है उसमें ही सारे आप डाउट खड़ा कर देते हैं कि मुझे लेना चाहिए अटैम्प्ट कि नहीं लेना चाहिए। तो मैंने कहा सिंपल सा बेसिक क्राइटेरिया तो पहले यह है कि आपने 12th के साथ क्या परफॉर्म किया है IIT JEE में। यदि आपने 90 प्लस स्कोर कर लिया है, 90 प्लस की आपकी परसेंटाइल आ चुकी है, 91, 92, 93 कुछ भी आ चुकी है आपकी, और मतलब
फाइनल एडवांस नहीं निकल पाया और आपको आईआईटी नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि 90 प्लस वाले जो भी बच्चे हैं वो अगर ड्रॉप लेके तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से वो आईआईटी में सेलेक्ट हो सकते हैं, प्रोवाइडेड जो मैंने कहा जो ग्राउंड वर्क था। अब वो होता क्या है कि भाई 12th के साथ नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए भैया, स्कूल रोज जाना था, स्कूल के बाद कोचिंग जानी थी, कोचिंग के बाद अपनी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही बहुत कम बचता था। तो कैसे हम जो आप ग्राउंड वर्क पूरा बता रहे हैं, स्कूल का भी होमवर्क करना है, प्रोजेक्ट करने हैं, बोर्ड की भी तैयारी करनी है, और साथ में आप जो ये ग्राउंड वर्क समझा रहे हैं कि बीएम शर्मा लगाओ, KS वर्मा लगाओ, HC वर्मा लगाओ, ये सारा ग्राउंड वर्क जो होना था वो ग्राउंड वर्क हो ही नहीं पाया। और जब नहीं हो पाया तो निश्चित रूप से 12th के साथ सिलेक्शन नहीं करा पाए। तो ऐसे में भाई जो आप लोड था, भाई आपके लोड की वजह से हो गया हो या किसी वजह से आप उस ग्राउंड वर्क को पूरा नहीं कर पाए, ग्राउंड वर्क नहीं पूरा हुआ, सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब आपको ये ग्राउंड वर्क पूरा करना पड़ेगा और निश्चित रूप से पूरा करना पड़ेगा, तब जाके आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि जितने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आईआईटी में आ रही हैं उतनी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कहां से सेलेक्ट हो जाएंगे? तो ये तो पूरा करना पड़ेगा। तो अब बात जो ये मैं कह रहा हूं कि जो मैंने 3 कारण बताए, पीयर प्रेशर, फैमिली का प्रेशर और तीसरी चीज की ईयर वेस्ट हो जाएगा, ये एक सर पे दबाव। तो इन तीनों चीजों को आप किनारे रखिए। महत्वपूर्ण क्या है जीवन में? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने फाइनली डिग्री कहां से हासिल की, क्या डिग्री हासिल की। आप बीटेक 2 बार तो नहीं कर पाओगे। ऐसा तो नहीं होगा कि अभी हमें कहीं मान लो कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहा है, एक बार बीटेक वहां से कर लेते हैं फिर आईआईटी से कर लेंगे, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। जो भी करना है आपको अभी ही करना है, और यही एक ही अटेम्प्ट बचा है जिसमें आप कुछ कर सकते हैं और बहुत बड़ी जंप अपनी लाइफ के लिए आप ले सकते हैं। आप जो चीजें छोड़ रहे हैं, मतलब एक आपको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि 12th के साथ आप एक अटेम्प्ट ड्रॉप लेके तैयारी करिए। तो जो ड्रॉप के साथ आप मतलब जो ग्राउंड वर्क होना था वो नहीं हो पाया, तो ग्राउंड वर्क के लिए यही 1 साल आपको दिया गया है कि जब आपके पास स्कूल का, बोर्ड का कोई दबाव नहीं होगा, आप फुल टाइम बैठ के तैयारी करिए। तो ऐसे में आप अगर हिचक रहे हैं पीयर प्रेशर की वजह से कि आपके साथ के बच्चे जो है, भाई ये साथ के बच्चे जीवन में कितनी दूर तक आपको याद रहेंगे? किसी को नहीं याद रहते। मेरी आज उम्र हो चुकी है 47, मुझे कहाँ याद है मेरे साथ जिन बच्चों ने तैयारी की थी, किसका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था, किसका सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था, किसका क्या हुआ था, किसी को नहीं याद रहता है बेटा। तो इसलिए ये दिमाग से निकाल दो, ये बच्चों का, अपने आसपास के बच्चे, जहां तुम आईआईटी पहुंच गए तुम्हें कतई कोई याद नहीं आएगा, और 4-5 साल डाउन द लाइन कोई तुम्हारे आगे पीछे हो, कौन आगे है कौन पीछे है कुछ पता नहीं चलता है। दूसरी चीज जो आपने कही, फैमिली का दबाव। जिस दिन तुम आईआईटी में सेलेक्ट हो गए, यही फैमिली तुम्हें लड्डू तुम्हारे दरवाजे पे लेके खड़ी होगी और तुम्हारे साथ खड़ी होगी कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तीसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि 1 साल वेस्ट हो जाएगा, मैं आपको ऐसे में केवल 2 सीन दिखाना चाहूंगा। एक सीन ये है कि आप इंडस्ट्री में 1 साल पहले पहुंच गए और आप लेकिन डिग्री लेके कौन सी पहुंचे? आप या तो IIIT की, या आप NIT की, या आप किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की डिग्री लेके आप मार्केट में 1 साल पहले पहुंच गए। और या दूसरा सीन ये है कि आप 1 साल बाद पहुंचे पर आपके हाथ में डिग्री कौन सी है? IIT की डिग्री है। अब आप दोनों सीन को खुद कंपेयर करके देखिए कि अगर आप 1 साल बाद भी पहुंचे, IIT की डिग्री लेके पहुंचे, तो जीवन भर आपके नाम पे ये टैग लगा हुआ होगा, यू आर एन IITian, और वो हमेशा आपके काम आएगा। तो इसलिए मेरे भाई एक बात को जरा ध्यान से समझो, 1 साल का वक्त इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि वो डिग्री इंपॉर्टेंट है। यदि 1 साल खर्च करके इतनी बड़ी डिग्री मिल सकती है कि जो जीवन भर आपके काम आएगी, तो वो कहीं मतलब मैं नहीं समझता हूं कि इट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम, बट आई विल से इट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। आप इन्वेस्ट करके एक बड़े इंस्टीट्यूट में पहुंचेंगे। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं खुद IIT से पढ़ा हूं, IIT कानपुर से, तो मैं जानता हूं कि एक इतने बड़े इंस्टीट्यूट का जो ऑरा होता है वो कितना बड़ा होता है। वहां पे जो एनवायरनमेंट मिलता है, और केवल पढ़ाई का ही नहीं, हर प्रकार का जो एनवायरनमेंट मिलता है, वो IIT जैसा एनवायरनमेंट आपको दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आमतौर पे नहीं मिलता है। तो ऐसे कॉलेज में पहुंच के जो बड़े बड़े लेवल के सेमिनार हो रहे हैं, आपको वहां से ओपनिंग मिलती है कि आप इंटरनेशनल लेवल के जो सेमिनार्स हैं, जो अलग अलग पेपर प्रेजेंटेशन हो रहे हैं, इवेंट्स हो रही हैं, आप उसमें चाहे आप लिटरली लेवल पे जाएं या और भी लेवल पे आप जाएं, तो हर तरीके से आपको जो सपोर्ट और जो वर्क कल्चर आपको IIT में मिलेगा, जो एजुकेशन कल्चर आपको IIT में मिलेगा, वो दूसरी जगह मिल ही नहीं सकता है। तो इसलिए अगर 1 साल का इन्वेस्टमेंट करने के बाद इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, तो निश्चित रूप से आपको ग्रैब करनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा, यदि आपने 12th के साथ 90 प्लस की परसेंटाइल अक्वायर की है, मैं गार्जियंस को भी ये बात कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को मोटिवेट करिए कि बेटा अगर तुमने 12th के साथ 90 प्लस की परसेंटाइल मेंटेन कर ली है, तो तुम निश्चित रूप से IIT निकाल सकते हो। तुम्हें बस अब कंसिस्टेंट होना है।
अब मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, क्या चीजें बच्चे मिस कर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ड्रॉप भी लिया और फाइनली नहीं निकाल पाए, तो इसके लिए कुछ कॉशियस होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि ड्रॉप लेके फिर तैयारी करनी कैसे है। ड्रॉप ईयर में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है आपकी सेल्फ स्टडी एंड देन योर डिस्कशन विद योर कोच। आपके कोच के साथ आपका डिस्कशन, जितनी ज्यादा से ज्यादा आप नए नए प्रकार के सवालों को लगाइए, सवालों को जाके अपने टीचर के साथ डिस्कस करिए। और टीचर फिर वही मैं कहना चाहूंगा, एक एक्सपीरियंस्ड टीचर मिलना चाहिए, ना कि ये ब्रांडेड कोचिंग में आप चले जाएं। भैया कोई घड़ी खरीदने थोड़ी जा रहे हो, जूता खरीदने थोड़ी जा रहे हो, है चश्मा खरीदने जा रहे हो कि नहीं हमें तो टाइटन का ही चश्मा चाहिए, नहीं हमें तो जो है नाइकी का ही जूता चाहिए। अरे जूता नहीं खरीद रहे हैं भाई, टीचर चाहिए, टीचर जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास अनुभव हो, जो कि आपको आपके सवालों का सही जवाब दे सके, जो आपके साथ बैठ के 1-to-1 डिस्कशन कर सके। ऐसे टीचर को ढूंढिए, ब्रांडेड कोचिंग के चक्कर में मत पड़िए। तो इंडिविजुअल टीचर ऐसा ढूंढ के आपके क्षेत्र में जो भी ऐसे अच्छे टीचर हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स को ढूंढिए और उन सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स के साथ उस विषय को सीखिए, उस विषय की डेप्थ तक जाइए। और डेप्थ तक जाने का तरीका भी मैंने समझाया आपको कि अच्छी किताबों का साथ करिए और बेस्ट बुक्स का एक आपने सेट खरीद लिया, उसी को पूरा लगाना है। एक बार लग जाएगा, 2 बार लगाएंगे, 2 बार लग जाएगा, 3 बार लगाएंगे। और जितनी ज्यादा उसमें डेप्थ तक आप जा सके उतनी ज्यादा डेप्थ तक जाइए, ज्यादा भटकने की कतई जरूरत नहीं है। दूसरा जो एक बड़ी दिक्कत आती है ड्रॉप ईयर में, वो आती है मोटिवेशन लेवल की। आप जब देखने लगते हैं कि अरे यार अभी तो इतना सिलेबस पड़ा है, कैसे होगा, क्या होगा, घबराने लगते हैं। बहुत बड़े सिलेबस को देखने की जरूरत नहीं है, अपने पूरे सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। आप कोशिश कर सकते हैं, जैसे 6 किताबों का अगर एक आपने पूरा सेट लिया हुआ है, सपोज सिंगेज का ही आपने उसी को टारगेट करके आप कर रहे हैं, कोशिश करिए कि हर महीने हम एक बुक कंप्लीट करेंगे। हाँ, ये अपना एक लक्ष्य बना के चलिए, हर महीने हम एक बुक कंप्लीट करेंगे और उस बुक का जो भी डिस्कशन हो रहा है टीचर के साथ, अपना आपका डिस्कशन लगातार चलता रहेगा। आप ऐसा टारगेट लेके चलेंगे तो ज़्यादा बड़ा सिलेबस देखोगे तो डर लगता है, उससे क्या होता है मोटिवेशन लेवल कई बार डाउन होने लगता है। नहीं, उतने बड़े सिलेबस को देखने की जरूरत नहीं, आप अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए। तो एक बुक लगाना है, 1 महीने में लगाना है, 1 महीने में उसको खत्म कर देंगे। यानी इस तरीके से अगर देखें 6 किताबों का सेट है, 6 महीने में हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद जो है और आगे की चीजें करेंगे, मतलब कि अगर हमें HC वर्मा भी लगाना है मान लीजिए तो वो हम लगाएंगे। इसके बाद हमें PYQs लगानी है हमें, और इसी में से अच्छा एक काम और करना चाहिए, जिस समय आप पहली बार अपनी किताब लगा रहे हैं उस समय क्या करिए कि एक रेड पेन अपने साथ में रखिए और रेड पेन से वो क्वेश्चंस जो आपको टीचर से डिस्कस करने पड़े, यानी आप उसमें उलझे थे, उन सवालों को टिक करते रहिए। उन सवालों को टिक करने से ये फायदा होता है कि मान लीजिए कि पूरी एक्सरसाइज में आपने 150 सवाल लगाए, कोई चैप्टर है उसमें आपने 150-200 सवाल लगाए, 200 सवालों में से हो सकता है 15 से 20 सवाल ऐसे थे जो कि आप उसमें उलझे और उसमें टीचर के साथ कुछ खास डिस्कशन करना पड़ा। तो अगली बार जब आप रिवीजन के लिए बैठेंगे तो आप केवल वो 15 से 20 सवाल जो आपने टिक कर रखे हैं, आप केवल उन सवालों को लगाइए और आपको उस पूरे चैप्टर का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसलिए क्या है कि फर्स्ट टाइम जब आप गो थ्रू हो रहे हैं कंप्लीट सिलेबस के, आपको ये मार्क करते रहना है कि आपके लिए कौन से सवाल ऐसे थे जो कि जिन्होंने आपको कुछ नया विजन दिया, कुछ नया सिखाया। तो इसलिए वो 15 से 20 सवाल उस पूरे चैप्टर में से टिक करना बहुत जरूरी है। इसके साथ एक काम और आपको करना चाहिए, वो ये है कि जो कुछ भी चैप्टर आप पढ़ते जा रहे हैं उसकी एक समरी अपने आप खुद तैयार करते रहिए। कई बार क्या होता है कि कुछ फॉर्मूले हैं आप भूल रहे होंगे, तो उनको क्या करिए कि चैप्टर वाइज आप फॉर्मूले तैयार करते जाइए। फॉर्मूले तैयार करने का तरीका मैं ये रखता हूं कि आप एक ऐसी नोटबुक बनाइए, जैसे आपने बोर्ड में देखा होगा जो आप प्रैक्टिकल के लिए नोटबुक बनाते हैं, एक तरफ रूल्ड होता है और एक तरफ अनरूल्ड होता है। ऐसे रजिस्टर को रखिए। इसमें क्या है, रूल्ड वाली साइड में आप जो रिजल्ट, जो आपके फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले लिखते जाइए। फिर इसके बाद जब आप क्वेश्चंस लगाते हैं तो कई बार कुछ नई ट्रिक्स मिलती हैं, जो आपने 15-20 सवाल उस चैप्टर में अपने टीचर से डिस्कस किया, तो उन सवालों में कुछ नई नई ट्रिक्स या टेक्निक्स आपको टीचर ने बताई होंगी, उनको जो है व्हाइट वाले साइड में, जो अनरूल्ड साइड है, उसमें लिखते जाइए, ताकि क्या है कि वो चैप्टर धीरे धीरे आपके लिए एनरिच होता चला जाए, आप उसको और मजबूत करते जा रहे हैं। तो एक तरफ तो आप फॉर्मूले कलेक्ट कर रहे हैं, जिन फॉर्मूलों को यूज करके आप क्वेश्चंस डील करते हैं। दूसरी चीज, उन क्वेश्चंस को डील करते वक्त जो नई टेक्निक्स, नई ट्रिक्स आपको मिलती हैं, कुछ नया सा कुछ सर ने बता दिया, तो वो सारी चीजें जो है अपने अनरूल्ड साइड में लिखते चले जाइए। ऐसे क्या होगा कि आपका जो पूरा चैप्टर है, धीरे धीरे उस चैप्टर में मजबूती आती जाती है, यू बिकम द मास्टर ऑफ दैट चैप्टर। और ऐसे ही जब हर चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा, दिस आई कॉल टू बी द ग्राउंड वर्क। ये ग्राउंड वर्क जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको IIT में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए पूरे सिलेबस को आपको स्वयं भी करना है और अपने टीचर की मदद लेते हुए करना है। इस तरीके से अगर आप पूरा करेंगे तो हो जाएगा। ठीक,
अच्छा, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि ड्रॉप ईयर में एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है और वो आता है आदमी बच्चा जो होता है कई बार लेथार्जिक हो जाता है। लेथार्जिक होने का मतलब ये है कि भाई सुबह 10 बजे सो के उठ रहे हैं, 11 बजे सो के उठ रहे हैं, अभी पूरा दिन पढ़ा है, पढ़ लेंगे, कतई नहीं। आपके पास समय बहुत कम होता है, काम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कतई लेथार्जिक नहीं होना चाहिए। 6 से 7 घंटे सोना सफिशियंट है। और ये सोना भी ऐसा नहीं है कि रात के 3 बजे तक आप पढ़ेंगे और फिर 7 घंटे सोएंगे, कतई नहीं। आपको जेई का पेपर सुबह ही जाके देना है, इसलिए आपकी बॉडी क्लॉक भी वैसे ही सेट होनी चाहिए। आपको देर रात तक कतई नहीं पढ़ना चाहिए। मैक्सिमम 11 से 12 बजे आप सो जाइए, है ना, 11 बजे सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए। सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठ के पढ़ेंगे, सुबह आप ताजी हवा में बैठ के पढ़ेंगे, तो एक तो आपको ताजी हवा मिल रही है, आपको योग, ध्यान, प्राणायाम इसको भी करना चाहिए। ये एकमात्र तरीका है अपने ब्रेन को डेवलप करने का, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ताजी हवा में दौड़िए, खुल के वहाँ बैठ के योग, ध्यान, प्राणायाम करिए। आधा घंटा सुबह ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका ब्रेन रिलैक्स होना चाहिए। दिन भर आपको पढ़ना है, न जाने कितना दबाव आना है, और उसके पहले आप अगर अपने ब्रेन को आप रिलैक्स नहीं करेंगे तो आपके अंदर, आपके ब्रेन में वो इलास्टिसिटी नहीं होगी। ब्रेन में इलास्टिसिटी का होना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस्ड नहीं रहना है, स्ट्रेस्ड नहीं रहना है, फ्री माइंड रहना है। और इस माइंड को फ्री करने का सबसे आसान तरीका होता है सुबह ताजी हवा में, सुबह 6 बजे के पहले आप ताजी हवा में बैठिए, 5:30 बजे के आसपास, और उसमें आप ताजी हवा में बैठ के योग, ध्यान, प्राणायाम करिए। एक भ्रामरी योग जरूर करिए। भ्रामरी योग कैसे करते हैं? 2 कानों के अंदर ऐसे अंगूठों को डाल दीजिए और नाक को जो है ऐसे, देखिए, पूरी सांस अंदर ले लीजिए। पूरी सांस लेने के बाद नाक को ऐसे दबा देना है और मुंह जरा सा खोलना है, एकदम जरा सा मुंह खोलिए, और उसी से सांस बाहर निकलनी चाहिए। जो ओम की हमिंग होती है ना, ये हमिंग आपको जो है पूरे ब्रेन में वाइब्रेशन महसूस होना चाहिए। मैं करके दिखाता हूं। मैंने छोटा सा ये किया है आपको दिखाने के लिए कैसे किया जाता है। पूरे गाल में हवा भर जानी चाहिए और पूरा ये वाइब्रेशन आपको महसूस होना चाहिए। सुबह ये 3 से 4 मिनट, 5 मिनट आप ताज़ी हवा में कर लीजिए। आप देखिएगा आपके मतलब एक तो याददाश्त बढ़ेगी, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपका जो मन का विचलन है ये घटेगा। जितना आप अपने विचलन को घटा पाएंगे आपका फोकस उतना इम्प्रूव होगा, और उसमें ये योग, ध्यान, प्राणायाम ये बहुत मदद करते हैं। सुबह ये सब करने के बाद अपना थोड़ी देर पढ़ाई करिए, फिर नहा लीजिए। नहाने के बाद पूजा पाठ जरूर करिए। माँ सरस्वती की रोज़ वंदना करिए। माँ के आगे हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करिए। वंदना करते हुए कहिए या कुंदेन्दु तुषार हार धवला गाइए। जो भी आपको वंदना आती है उनकी वंदना गाइए और उनसे पूरी श्रद्धा भाव से मांगिए कि माँ मुझे इस बार सफलता दीजिए, मुझे ज्ञान सद्बुद्धि दीजिए कि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ ताकि मैं अपने एग्ज़ाम में कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। तो ये रोज़ उनसे मांगिए। ये ध्यान रखिए कि छोटा सा बच्चा होता है, उसको भी अगर कुछ चाहिए होता है, सबसे पहले किसको ढूंढता है? अपनी माँ को ढूंढता है। तो आप विद्यार्थी के रूप में आपकी माँ कौन है? विद्यार्थी के रूप में आपकी माँ सरस्वती है। उसको यहाँ मस्तक पे विराजमान करिए। रोज यहाँ पे मानिए कि ये माँ यहाँ बैठी हुई है। जब यहाँ बैठी हुई होगी तो वह आपके मन के विचलन को रोकेगी, क्योंकि क्या होता है, ये मन ही है जो कि आप खाली बैठे होंगे, जब आप पढ़ रहे होंगे आपका मन ही है जो कि आपको भटकाता रहता है। चलो थोड़ी देर मोबाइल खेल लेते हैं, चलो दोस्तों से बात कर लेते हैं, अच्छा चलो मैच आ रहा है मैच देख लेते हैं, चलो थोड़ी देर सो लेते हैं। तो ये जो है मन के विचलन को कंट्रोल करने में ये माँ आपकी मदद करेगी। इसलिए रोज सुबह नहाने के बाद पूजा जरूर करिए, माँ की वंदना करिए और उनसे निवेदन करिए कि मेरे मस्तक पे आप विराजमान हो जाइए और मुझे मेरे इस मार्ग पे चलने के लिए मेरा मार्ग प्रशस्त करिए। उन्हें रोज बोलिए। तो इससे क्या हो जाएगा, ये एक साइकोलॉजिकल साइंस है, जिससे कि मैं तो मानता हूं मेरी तो माँ यहाँ एग्जिस्ट करती है, और ये मैं मान के चलता हूं कि मेरी जिह्वा पे मेरी माँ एग्जिस्ट करती है। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरी माँ सरस्वती बोल रही है। तो इसलिए मैं आपको एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे आपको इस ड्रॉप ईयर में अपने आप को मेंटेन करना है कि आप अपने ड्रॉप ईयर का बेस्ट जो है आउटपुट निकाल सकें। राइट, मैं पूरे वीडियो को एक बार समराइज करता हूं। पहली चीज मैंने कहा, फाउंडेशन वर्क होना चाहिए, जो कि 9th और 10th में आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि 9th और 10th में ही आपका सारा जो इंट्रोडक्शन वर्क है वो आ जाता है, जिसमें आपको अपना साइंस में खास तौर पे डेफिनेशन पे काफ़ी काम करना चाहिए और मैथ तो खूब लगानी चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने कही कि 11th के साथ ही यदि आप अपना ग्राउंड वर्क कंप्लीट कर लेते हैं,
जो कि मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ योर ग्राउंड वर्क, कि एक अच्छा आपने सेट तय किया और उस सेट को पूरी डिटेल में आप लगा रहे हैं, अपनी टीचर के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं। ये सारी कुछ चीज़ें अगर आप 11th और 12th में ही कर लेते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप 12th के साथ ही जेई निकाल लेंगे। लेकिन यदि जेई नहीं निकाल पाए पर आप 90+ परसेंटाइल तक पहुंच जाते हैं तो मेरा मानना है कि आपको डेफिनेटली ड्रॉप लेना चाहिए। आपको कतई इस ड्रॉप को मिस नहीं करना चाहिए, किसी पीयर प्रेशर में आके, किसी रिलेटिव्स के प्रेशर में आके, या किसी इस दबाव में आके कि मेरा 1 साल वेस्ट हो रहा है। कतई वेस्ट नहीं हो रहा है, ये इन्वेस्ट हो रहा है। और अगर आपने प्रॉपरली इन्वेस्ट किया तो आपको वो चीज़ मिलेगी जो बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं। तो इसलिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, किसी दबाव में नहीं आना चाहिए, आपको पूरी तैयारी करनी चाहिए। तैयारी में क्या ध्यान रखना चाहिए मैंने बताया, आपको लेथार्जिक नहीं होना है, आपको सुबह जल्दी उठना है, देर रात तक नहीं पढ़ना है। आप सुबह जल्दी उठ के योग, ध्यान, प्राणायाम करिए और नहाने के बाद, स्नान करने के बाद माँ सरस्वती की वंदना करिए और उन माँ को निवेदन करिए कि आप मेरे मस्तक पे विराजमान होकर मेरा मार्गदर्शन करिए। ठीक, आप इस तरीके से अगर बढ़ेंगे निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि सभी बच्चों को और जो भी गार्जियंस हैं जो इस प्रकार के भ्रम में उलझे हुए होंगे उनको इस वीडियो के माध्यम से मदद मिलेगी। जय माँ शारदे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री राम, जय जय श्री राम।